गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडिट पढ़ा रहे हैं। हाँ जी बेटा, ऑडिट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। थोड़ा थोड़ा सा जूम कीजिए। रुको रुको, अभी कुछ नहीं, अभी सुप्रभात रुक जाओ। सर। शुभ प्रभात बेटा। मैनेजमेंट ऑडिट, अच्छा अब पहले बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं कि अभी तक आप जो ऑडिट पढ़ते आए हैं उस तरीके की ऑडिट को क्या कहा जाता है। आपने पढ़ा कि भाई अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं आप एंट्रीज को चेक कर रहे हैं, आप वाउचर्स को मैच कर रहे हो कि भाई वाउचर्स के हिसाब से सारे अकाउंट्स में एंट्री सही है कि नहीं है। आप वेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आप वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज किस तरीके के ऑडिट को इंडिकेट करता है? हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग और ये सब जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, वो किस तरीके का ऑडिट आपने पढ़ा? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बेटा? क्या मेरी आ आवाज रही है आ रही है सर। आ रही है सर सर। उसका नेट प्रॉब्लम अच्छा, है। अगर किसी का कोई नेटवर्क इशू होगा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना? तो परेशान मत होइएगा, किसी को आवाज नहीं आएगा, कुछ दिक्कत भी होगी तो डोंट बॉदर, मैं सेंड करवा दूंगा, मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं बेटा कि हम ऑडिटिंग जो पढ़ रहे थे वो फाइनेंशियल ऑडिटिंग पढ़ रहे थे। हम जो पढ़ रहे थे फाइनेंशियल ऑडिटिंग पढ़ रहे थे। हम फाइनेंशियल ऑडिटिंग किस तरीके से, जब हम अकाउंट्स कैसे बनेंगे, अकाउंट्स की सभी तरीके से सही एंट्रीज हुई है कि नहीं, वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो ये जो ऑडिटिंग हम पढ़ रहे थे वो आपका एक तरीके का क्या था, आप फाइनेंशियल ऑडिटिंग पढ़ रहे थे, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों का ऑडिट कर रहे थे। मगर अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये दूसरा ऑडिट है, और ये जो आपका चैप्टर है ये है आपका बेटा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिटिंग है ना? प्रबंधकीय अंकेक्षण, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा बेटा, मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रबंधकीय अंकेक्षण, ये आपका चैप्टर है। मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो आई विश अंतर अभी समझ में आ गया होगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो फाइनेंशियल ऑडिटिंग, और अब जो हम एक दूसरे तरीके का ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसे आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग कहेंगे, प्रबंधकीय अंकेक्षण। चैप्टर का नाम तो लिख ही लिया होगा। अच्छा चलो अब बात करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये बताओ मैनेजमेंट ऑडिट से क्या मतलब होगा आपका? व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंधकीय अंकेक्षण? सर मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनल हाँ, मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट यानी हमारा पूरा मैनेजमेंट ही की ये बात किया जाएगा, मैनेजमेंट इंटरनल ही रहता है हमारा। तो जब हम मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो मैनेजमेंट का ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन करना, देखना कि सही चीजें हैं कि नहीं है, इसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो मैनेजमेंट का ऑडिट करने का ये मतलब हो जाएगा कि क्या ऑडिट यानी जो मैनेजमेंट के लिए जो काम दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, महादेव भैया।
सर चले गए। हाँ जी बेटा। हाँ सर गए। अच्छा, अब अपने जो पोर्शन है ऐसा करता हूँ कि पहले मैं पोर्शन को जूम कर देता हूँ, ठीक है ना? पहले हिंदी वाला जूम कर दे रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं नहीं, मैं जैसे अभी रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो बाद में कुछ लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, तो वहां पे तो जूम नहीं कर पाएंगे। तो वही सोच के कि भाई बाद में अगर कोई वीडियो देखता है तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हर पोर्शन को पहले तो मैं जूम कर दूं, है ना? तो ये हिंदी का जूम हो गया और फिर ये इंग्लिश का जूम हो गया, ठीक है? अब लिखना कैसे है ये भी बता देते हैं, एक मिनट। अब अपने हिसाब से अपने पोर्शन को आप जूम कर लीजिएगा, जिसको हिंदी का देखना होगा, जिसको इंग्लिश का देखना होगा। अब देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपका ये मीनिंग में हो जाएगा, सबसे पहला वाला, ठीक? ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहां से लेके यहाँ तक का, ये आपका मीनिंग में हो जाएगा। इसी तरह हिंदी वालों के लिए जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका अर्थ में हो जाएगा। ये आपका अर्थ में हो जाएगा। फिर डेफिनेशन में आपको इंग्लिश वाले में केवल ये डेफिनेशन लिखनी है, विलियम साहब वाली, ये आपकी डेफिनेशन में हो जाएगी। और फिर ये जो पोर्शन है, आखिरी पोर्शन है, इसे आप कंक्लूजन में लिखेंगे, इसे आप कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है? तो मीनिंग, डेफिनेशन, कंक्लूजन। उसी तरह अर्थ, परिभाषा में यही मैकेंसी साहब का लिख लीजिएगा, केवल ये लिखिएगा, इसे मत लिखिएगा। मैकेंसी साहब का ये परिभाषा में लिख लीजिएगा। और फिर ये जो लास्ट में लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसे आप निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, है ना? इसे आप निष्कर्ष में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इसका लिखना है, मीनिंग, डेफिनेशन और कंक्लूजन, अर्थ, परिभाषा और निष्कर्ष। अपने सेक्शन को जूम कर लीजिएगा। अब देखो मैनेजमेंट के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन ही डायरेक्ट पढ़ देते हैं, उसी से उस चीज का क्लैरिटी हो जाएगा। कह रहे हैं कि जितने ऊपर डेफिनेशन दिए कि मैनेजमेंट एडिट वुड बी observed that management audit is the appraisal of the various policies and all the actions of the management, है ना? मूल्यांकन, अप्रेजल का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं मूल्यांकन करने से, वैल्यूएशन करने से। तो एक मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है, जो भी पॉलिसीज बना रहा है, क्या वो पॉलिसीज बेहतर तरीके से बनाया उसने? क्या मैनेजमेंट ने जो काम किया वो सही तरीके से किया, सही किया कि नहीं किया, और उसका इफेक्ट कैसा जा रहा है? तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप जो ऑडिट करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका मैनेजमेंट ऑडिट हो जाता है, ठीक? तो हिंदी और इंग्लिश इसमें कंप्लीट करके आप बताइएगा। विलियम पी लेनार्ड साहब क्या कहते हैं? A comprehensive and constructive examination of an organizational structure of the company, institution, or the branch of the government and its plans and objectives, it means of the operations and its uses of the human and physical facilities. सर ये मीनिंग में सेकंड लाइन में क्या लिखा है और क्या होता है? कहाँ पे बेटा? सेकंड दिनों लाइन दिन में के बाद। मीनिंग, ओहो यार, एक बंदे को तो मैंने लिंक ही भेजना भूल गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बस, कहाँ गया ये लड़का? हाँ, कह रहे थे मैनेजमेंट ऑडिट cover preliminary and fields of the efficiency audit and performance audit, and secondly proprietary audit.
पॉड क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज? जो लिखा है दिनों दिन के बाद पॉड होती जाती है, अच्छा अच्छा, मैं वो ये पूछ हिंदी रहा में हूँ। पूछ रहे हो? पॉड क्या होता है? पौड़ 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 कहाँ गया ये पौड़? अरे सेकंड टाइम देखिए ना, हाँ दिनों हाँ, दिन के प्रौढ़ बाद। प्रौढ़ प्रौढ़। यानी कि प्रौढ़ होने का मतलब ये पॉड हो है जाता है पॉड। डेवलप होती चली जाती अच्छा है, हाँ विकसित होती चली जाती है, ऐसा कर लो। ठीक है। हम्म। हो गया बेटा? यस सर। यस। पूरा नहीं हुआ, बस मीनिंग हुआ है। ये भगवान, अभी अभी लोग आ रहे हैं। सर हेलो। हाँ जी बेटा सचिन। सर ये पूछे अलग अलग राइटर कैसे डेफिनेशन दिया, हिंदी में अलग दिया इंग्लिश का अलग, वो तो सेम ही। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा हाँ, तुम्हें ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है ना कि हिंदी वाला डेफिनेशन बहुत छोटा सा है, इंग्लिश वाला बहुत बड़ा सा है। अरे उसको समझाइए, दाल चावल अलग अलग होता है, सान के खाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपना प्रवचन बंद करो तो पहले। अच्छा बेटा चलो, आगे किसी का नहीं हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले तो, अब इसका बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। सर मेरा नेट खराब चल रहा है कि आपका? क्या मेरा तुम्हारा। नेट? मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे एक नहीं। एक मिनट तक। हाँ तो सही है परेशान, सर। अच्छा परेशान मत हो सचिन, मैं तुमको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके। सर जाओ मेरे को सोच भी। से। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया मैनेजमेंट ऑडिट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अपना सेक्शन जूम करे और उसको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे देखते हैं अब इसके। हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे ना, जब आप ये मैनेजमेंट ऑडिट का देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी कि एक प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट कितना प्रैक्टिकल है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव अलग से दिया हुआ है, फिर इसका नीड अलग से दिया हुआ है। बेटा वो सब अलग अलग पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। आपसे चाहे नीड पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, आपको एक ही बात रखनी है, ठीक है ना? कि मैनेजमेंट ऑडिट का नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो अलग अलग पढ़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तीनों पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये पढ़ के और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो सबके लिए एक ही चीज आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड अगर नीड पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है, ठीक है ना? टोटल 10 पॉइंट है। अब बात कर रहा है कि भाई नीड, ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट ऑडिट की क्या हो जाती है, तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आप जब मैनेजमेंट ऑडिट करते हो तो आप मैनेजमेंट कितना बेहतर है, आप उसकी एफिशिएंसी का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो आप ऑडिट कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहला इसकी, अब इसकी नीड भी आप यही है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता करने के लिए आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं, या ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भाई एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस भी यही है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी आपको पता चल जाती है। तो लमसम बातें एक ही हैं। फिर दूसरा इसका आप इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस,
जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं तो एक्चुअल क्या काम किया गया है आप इसको पहले वेरीफाई करते हैं। आप किसी चीज की तुलना कब कर पाएंगे, कंपैरिजन कब कर पाएंगे? कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब आपने क्या सोचा था और क्या किया गया है, उनको बीच को उनको कंपेयर करें, तब जानेंगे कि हाँ कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था या एक्चुअली क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। टू नो द वीकनेस ऑफ द पॉलिसीज, जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हो तो अगर मैनेजमेंट कुछ चीजों पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दो चीजें हो पाती, या तो मैनेजमेंट इनसफिशिएंट है, या तो जो काम दिया गया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी पॉलिसी ही गलत बनाई। तो अगर पॉलिसी खराब बनाई तो आप जब मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपने जो पॉलिसी दी, यानी जो काम करने का सोचा जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो भी सकता था कि नहीं हो सकता था, या कंपनी के हिसाब से वो पॉलिसी ही सही नहीं थी, है ना? जैसे बिग बाजार की आप बात कीजिए, देखिए बिग बाजार शुरुआत में जितना पॉपुलर हुआ था, मगर अभी बिग बाजार उतना बेहतर नहीं चल रहा है, ठीक है ना? वीडियो ऑफ कर लेना बेटा। ठीक, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा बेटा। तो जब आप, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था बिग बाजार और डी मार्ट का, दो एग्जांपल लेके चलिए। बिग बाजार देखिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मगर अब उसका उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, उतना क्रेज नहीं हो रहा, और अभी ये नुकसान में जा रहा है बिग बाजार। अब ऐसा क्यों हुआ? बिग बाजार के फेल होने की सबसे बड़ी रीजन है उसकी पॉलिसी में एक डिफॉल्ट होना। पॉलिसी में कैसा डिफॉल्ट किया? शुरुआत में बिग बाजार ने क्या किया कि वो जल्दी से एक्सपेंड करे, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे वो अपनी प्रेजेंस बना ले, अपने आप को उपस्थित कर ले। तो उसने रेंटेड हाउसेस जो हैं, रेंटेड जो जगह हैं, उसको वो एक्वायर करने लग गया, रेंटेड जगहों को ज्यादा लेना पड़ गया। वही डी मार्ट शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ तो डी मार्ट जल्दी जल्दी अपने आप को एक्सपेंड नहीं किया, वो कुछ जगहों पे आया, वो जो पर्टिकुलर जगह है उसको खरीदा उसने कि उसको आगे चल के रेंट का खर्चा उसका ना देना पड़े। तो वो अगर किसी जगह पे आया तो उस प्रॉपर्टी को खरीदा कि आगे चल के रेंट का खर्चा ना देना पड़े। वहीं जो आपका ये क्या किसका बता रहा था एग्जांपल डीमार्ट के साथ? बिग बाजार। बिग बिग बाजार। बाजार। बिग बाजार आपका क्या कर रहा था? केवल और केवल रेंट वाली जगहों पे चलता चला गया। अब देखो जैसे ही कोरोना का टाइम आया, प्रोडक्ट सेल कम हो गया, अब उसने बहुत सारे रेंट वाली जगह ले रखी थी। अब उसका प्रॉफिट तो नहीं बढ़ रहा था, मगर रेंट का बर्डन उसका बढ़ता चला जा रहा था, और जिस वजह से वो आगे चल के उसकी ये पॉलिसी थोड़ी कोलैप्स कर गई। और वहीं डी मार्ट का क्या था, उसने जगह बनाई तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे बनाया कि उसकी रेंट की आगे चल के कोई दिक्कत खत्म हो जाए, आगे चल के 10 साल 8 साल बाद उसको रेंट का झंझट ना रहे। तो देखो ये पॉलिसी का डिफरेंस होता है, और ये मैनेजमेंट सर पॉलिसी लेकिन जियो ने तो परचेज कर लिया। परचेज कर लिए तो क्यों परचेज किया सोचो, आखिर वो बिकने के लिए तैयार क्यों हो गई? एक कंपनी अगर खुद में बहुत बेहतर है तो वो बिकेगी क्यों? वो नहीं बिकेगी। अगर एक कंपनी बिक रही है इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कहाँ बिकी सर? वो तो अरे अमेज़न तो वो कर दिया ना, सू कर भाई, दिया। जिसने जो किया हो, अभी मुझे उसके बारे में नहीं कि बिक गई है कि नहीं बिक अरे यार एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझो। अगर झगड़ा बिक कर रहे हैं, गई, तुमको अगर खरीदना है। एक बस, अब मैं बोलने के लिए हूं ना बेटा, मैं कौन बोलने, है? बस बस हो गया। अगर तुमको नहीं कह रहा था बेटा, वो सचिन को समझा। कंट्रोल डिपो कंट्रोल। हाँ, वो सचिन को समझा था, अपने साथ के एक फ्रेंड को समझा था, इसलिए वजह से वो बीच में बोल दिया। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर किसी ने खरीद लिया होगा तो वो अलग इशू, तो अगर वो सेल हुई होगी तो उसका अपना फाइनेंशियल पोजीशन नहीं सही हुआ होगा इसी वजह से। तो खैर ये पॉलिसीज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ये इसी वजह से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है उसे देखा जा सके। तो टू नो द वीकनेस ऑफ पॉलिसीज, उसे देखा जा सके। टू प्रोवाइड द मोटिवेशन, अगर एक मैनेजमेंट बेहतर कर रहा है, आप उसका मैनेजमेंट ऑडिट करवाओगे तब जानोगे कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको इंसेंटिव देते हैं, तो उसको प्रमोट करने, मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
कोई मुझे बताएगा ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या होता है? जो लोग बिजनेस फाइनेंस यूपी कॉलेज के बच्चे जो होंगे वो बिजनेस फाइनेंस अगर लिए होंगे तो बिजनेस फाइनेंस में इस पे पूरा चैप्टर है रिटर्न ऑन ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है उससे कितना कंपनी रिटर्न दे पा रही है, यानी कितना लौटा पा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा डाला 10 लाख रुपए, 10 लाख पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो 5,000 रुपया आपको रिटर्न मिला। तो वो 1 लाख रुपया अगर डाला है आपने बैंक में तो 1 लाख पे 5% 5,000 रुपया जो मिला वो रिटर्न हो गया, वो उसका रिटर्न कहलाएगा। तो उसी तरह बिजनेस में अगर पैसा आपने लगाया है तो उस पर कितना रिटर्न मिल पा रहा है, कितना उस पर कंपनी दे पा रही है, ये डिसीजन पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक कंपनी कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी ये उसके शेयर्स के प्राइस पे डिपेंड करता है, और शेयर्स का प्राइस कितना होगा ये डिपेंड करता है कि शेयर्स पे आप कितना लौटा रहे हैं। अगर शेयर्स पे आप कुछ नहीं लौटा पा रहे हैं तो शेयर्स का प्राइस गिरने लगेगा। अगर शेयर्स पे आप अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, उस पे ज्यादा पैसा रिटर्न आप दे पा रहे हैं कंपनी के तौर पे, तो कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं। और ये पूरा जो डिसीजन होता है ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसी तरीके से इस चीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मैनेजमेंट ऑडिट में आ जाता है। रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई ये जितने ये सरकार जो अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को प्राइवेट किया जा रहा है, तो गलत भी है और सही भी है। सही कब है? जब क्योंकि जो ये कंपनियां हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान, तो सरकार उसमें पैसा हमेशा डालता रहता है, वो फिर से नुकसान में चली जाती है, तो ऐसी कंपनी को प्राइवेट कर देना कोई दिक्कत नहीं है। मगर गलत भी है, बिना उसमें इंप्रूवमेंट किए, मैनेजमेंट को बिना चेंज किए पहले ट्राई करना चाहिए कि हाँ अगर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी उसको चेंज किया जाए, कोशिश किया जाए कि कंपनी प्रॉफिट में आए। ये बिना ट्राई किए आप प्राइवेट उसे में बेच दिए तो ये गड़बड़ है। तो एक सिक इंडस्ट्री, एक कंपनी, एक सिक इंडस्ट्री जो कि नुकसान में हमेशा चलती चली जा रही है, उसको बेहतर कंडीशन में लाने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट करवाना पड़ता है कि भाई मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, क्या मैनेजमेंट की वजह से ही सारी खराबी आ रही है, तो आप उसे चेंज कर पाएंगे। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए भी आप इसको चेक करते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंसेंटिव्स, किसी को कितना पैसा देना है बढ़ा के प्रोत्साहन के तौर पे, वो आप मैनेजमेंट ऑडिट से देखते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, किसको क्या काम दिया गया था, सही से किया कि नहीं मैनेजमेंट के तौर पे। और रेमेडीज फॉर इनएफिशिएंसी, अगर कोई गड़बड़ी कंपनी में पाई जा रही है मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट से, तो उसके लिए कैसे सुधार किया जा सकता है, वो सब मैनेजमेंट ऑडिट में आता है। तो ये सब आपका नीड भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंस भी हो जाएगा। ठीक सर लास्ट वाला एक बार फिर। लास्ट वाला रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है उपाय। रेमेडीज का मतलब हो जाता है उपाय। तो अगर कोई दिक्कत है तो उसका क्या उपाय निकाला जा सकता है, रेमेडीज क्या हो सकती है, उसको भी इसमें कवर अप किया जाता है। ये हो गया सबका, आई विश हो गया होगा सबका। आगे चले सर 6 पॉइंट बता दीजिए, वो हिंदी में क्या लिखे हैं लास्ट में, औद्योगिक के बाद। 6.5 औद्योगिक रुग्णता। देखो आई डोंट नो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये हिंदी लिखने में, तो रुग्णता अगर ढंग से लिख लीजिएगा। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि सिक इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? हम कैसे किसी इंडस्ट्री को सिक इंडस्ट्री कह सकते हैं? सर वो बीमार होगा। सर जो उसके continuously चेयरमैन की loss- तबीयत खराब हो जाए। अरे तुम तो पिटा जाओगे। हाँ सौरभ, जो अरे continuously last loss में हो। हाँ, कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा हो, और लॉस का एक पैमाना तय किया गया है, एक तो मेजर तय किया गया है कि अगर कंपनी के पूरी कैपिटल और रिजर्व कि अगर आधे के बराबर किसी भी साल कंपनी को नुकसान हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है कि कंपनी का जितना भी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है उनको ऐड कर दिए।
और उसके आधे के बराबर अगर कभी भी नुकसान हो जाता है तो आप ऐसी कंपनियों को अब सिक कंपनीज के कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि लगातार लॉस में चलती चली जा रही है। ठीक है, चलिए चलिए अब प्रोसीजर देख लेते हैं बेटा। अब मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है? अब मैनेजमेंट काम क्या करती है? देखो, प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए कि अब आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट का ऑडिट करना है, मैनेजमेंट सही काम किया कि नहीं किया, ये कैसे आप चेक करोगे? तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन लेना, कंपनी को बेहतर कंडीशन में लेके जाना, कंपनी ने जो सोच रखा है, जो ऑब्जेक्टिव तय करके रखे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाया जाए, उसमें मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? तो इन्हीं चीजों को दिमाग में रख के अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर मैनेजमेंट का ऑडिट करना है कि मैनेजमेंट में सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे चेक किया जाए। सबसे पहले तो अभी बताया ना, कंपनी ने क्या सोचा है, ऑब्जेक्टिव क्या तय किया है, तो मैनेजमेंट भी उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेट हो गया। तो सबसे पहले आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी ने क्या सोच के रखा हुआ है, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर, क्या टारगेट रखा हुआ है। पहले तो आप कंपनी के टारगेट से जाएंगे, कंपनी के टारगेट को डिफाइन करने के बाद बेटा फिर होता है सेग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेग्रीगेशन, देखो कभी भी कोई कंपनी होती है ना, एक टारगेट नहीं, एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखती है और उस लॉन्ग टर्म टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ छोटे छोटे टारगेट्स रखती है। एक बार में कोई कामयाब इंसान नहीं बन जाता है, एक बार में कोई 1,000 रुपए से 1 करोड़ का मालिक नहीं हो जाता है, 1,000 करोड़ का, है ना? कई छोटे छोटे स्टेप्स पार करने रहते हैं। तो आप एक पहले अगर मैनेजमेंट का ऑडिट करना है तो पहले एक पूरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है उसे पहले आप देखोगे। फिर मेन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव तय कर दोगे, है ना, अगले 1 साल का ऑब्जेक्टिव तय कर दोगे। तो एक ऑडिटर जो होता है पहले फिर सेग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को बांटने का काम करता है कि कौन से ऑडिट ऑडिट आगे के आने वाले सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और कौन से शॉर्ट टर्म के लिए। फिर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर सेग्रीगेशन मतलब डिवाइड करना। हाँ हाँ, बांटना, सेग्रीगेशन मतलब बांटना। ओके सर। हाँ, और फिर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसको एक ऑडिटर चेक करता है। फिर डिसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस, बार बार जब भी मैं आपसे स्कोप के बारे में बात करता हूँ तो आपको ये चीज कहता हूँ कि स्कोप का मतलब एरिया कितना, काम कितना है, किन चीजों को देखना क्षेत्र। है, किन चीजों को ध्यान देना है आपको। तो डिसाइड स्कोप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का कौन कौन से काम है, पहले उसे भी आपको ध्यान देना रहता है कि भाई जब बिजनेस है तो अलग अलग मैनेजमेंट है, परचेज मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट है। तो इन सभी का भी आप क्या करते हैं, पहले तो ऑडिट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद अब आप रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक्चुअल में काम क्या हुआ है और क्या डिसाइड किया गया था। अब परफॉर्मेंस देखा जाता है कि जो डिसाइड किया गया था उसी हिसाब से काम हुआ है कि नहीं, तो परफॉर्मेंस को मैच किया जाता है एक्चुअल वर्क के साथ। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्चुअल काम को प्री डिटरमाइंड काम, यानी जो आपने डिसाइड किया था उसके साथ मैच किया जाता है। तो आप परफॉर्मेंस देखते हैं कि परफॉर्मेंस सही हुई, तब जाके ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है कि ऑडिट अच्छा किया गया है, कि ऑडिटिंग में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कैसे सुधारा जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्या है तो उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, उसका उपचार क्या हो सकता है। फिर लास्ट में रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका प्रोसीजर, मैनेजमेंट ऑडिट करने का ये आपका प्रोसीजर है। ये हो गया बेटा दीपेंद्र? यस सर। ठीक है, ओके।
सर क्लास खत्म होने वाली है ना? नहीं, क्लास खत्म नहीं होने वाली है, हमारे पास 4 मिनट का टाइम है। अच्छा, पहले तो फिर मैं से ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, इतने में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले हिंदी में मैंने जूम कर दिया है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट मार लो तो तड़ से, जिसको हिंदी में चाहिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जिसे जहां से मैंने शुरुआत की थी आपके टॉपिक की, मैंने बताया था ऑडिट हम पढ़ तो रहे हैं, मगर अभी तक जो हमने ऑडिट पढ़ा है वो सब क्या पढ़ा है बेटा? हमने फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ा है। अकाउंट्स को कैसे चेक करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, वाउचिंग कैसे करनी है, ये सब फाइनेंशियल ऑडिट का हिस्सा था। और अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है आपका, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। पहले तो मीनिंग का क्लास में लिखवा रहा होता तो कहता डैश डैश लिख दो, नहीं फिर भी इतना नहीं लिखवाता, इसे बहुत बता देता हूं। फाइनेंशियल ऑडिट क्या हो जाता है? देखो, मैनेजमेंट ऑडिट में अभी बताया कि एक मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये मैनेजमेंट ऑडिट में आता है। फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है? हम ये देखते हैं कि जितने भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, वो सही है कि नहीं, तो ये फाइनेंशियल ऑडिट में आ जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट का? मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये देखा जाए, इवैल्यूएट किया जाए। बेटा, वर्ड इवैल्यूएट क्यों बोला जा रहा है, वैल्यूएशन क्यों नहीं कहा जा सकता? कोई बताएगा क्या? मैनेजमेंट ऑडिट के लिए हम सर वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ कोई हाँ सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ना है, तो हाँ उससे एकदम उस सही तरह हम लोग बता रहे हो। कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ दीपेंद्र, एकदम सही बता रहे हो बेटा, कि यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। नंबर्स होते तो वैल्यूएशन कहते, मगर जब किसी की स्किल्स कितनी अच्छी है, कितना बेहतर स्किल्स है उसकी जब बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बातें करते हैं, तो स्किल्स आ गए ना, तो हम इवैल्यूएट वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन करते हैं कि कितना बेहतर काम कर, मगर वही फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं तो आपका जो अकाउंट्स की बुक है वो सही है कि नहीं है, कितनी सही है, इसको एग्जामिन किया जाता है। ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जामिन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आ जाता है कंपलसरी। अब भाई कितना जरूरी है? जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है बेटा, ये तो आपकी अपने ऊपर है, हर कंपनी पे करे करे न करे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, जो किन, अच्छा ये वो कोई मुझे बताए कि किन कंपनियों के लिए फाइनेंशियल ऑडिट, यानी जो हम नॉर्मली ऑडिट कहते हैं, इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं, वो कंपलसरी होता है। सब पब्लिक कंपनी। हाँ, पब्लिक कंपनी, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में जितनी भी कंपनियां आती हैं, उनको अपना ऑडिट करवाना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, ठीक। सर उसको नहीं लिखना है क्या, नीचे वाला येलो लाइन वाला? येलो लाइन कहाँ है? येलो लाइन मेरे लाल, किसी ने सर थोड़ी कोई बदमाशी कोई की। खींच कोई, दिया। कोई अच्छा और एक येलो मिनट, किया था। एक मिनट से कम बचा, टाइम बचा हुआ है, इसी में सब खत्म कर लेते हैं जरा। कंपलसरी मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है, मगर फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी होता है। कॉस्टिंग, अब जब आप मैनेजमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ऑडिट के, क्योंकि आपको हर विभाग का सारा कंप्रिहेंसिव लेवल पे सबका देखना पड़ता है, मगर फाइनेंशियल ऑडिट उतना ज्यादा कम महंगा यानी कॉस्टली नहीं होता है। पीरियड का मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं और ये हर साल आपको करवाना रहता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिटिंग, यहाँ मैनेजमेंट की पॉलिसी और प्लानिंग सब्जेक्ट मैटर होता है, मुख्य बिंदु